नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अध्याय 9 शांति का यह दूसरा वीडियो। विद्यार्थियों, पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि शांति का क्या अर्थ होता है, नीत्शे ने शांति को गलत क्यों बताया है और संघर्ष को सभ्यता और विकास का प्रतीक क्यों बताया है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। संरचनात्मक हिंसा के बारे में हमने चर्चा की थी और हमने यह भी चर्चा की थी कि हम किस प्रकार से हिंसा को हिंसा को खत्म कर सकते हैं और शांति की स्थापना कर सकते हैं। इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी और इस वीडियो में आज हम चर्चा करते हैं कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। तो विद्यार्थियों, अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा एक बुराई है। वास्तव में हिंसा एक बुराई होती है, लेकिन कभी कभी हम देख सकते हैं कि शांति लाने की यह एक प्रारंभिक शर्त या कि अपरिहार्य यानी जरूरी पूर्व शर्त के रूप में देखी जा सकती है। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। यदि तानाशाह और उत्पीड़कों को जबरन हटा दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से जनता को निरंतर जो नुकसान हो रहा था उसको रोका जा सकता है। या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है। क्या मतलब कि उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद, मतलब यदि उत्पीड़ित लोग हैं और अपने आप में मुक्त होना चाहते हैं, अगर वे कुछ थोड़ा बहुत हिंसात्मक कार्यवाही करते हैं, करने के बाद जब उन्हें न्यायपूर्वक उन्हें हटाया जाता है, तब भी हम शांति की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती भी हो जाता है। एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर भी हो जाती है और इसके कारण ये अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ देती है। शांतिवादी का मकसद लड़ाकुओं की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध के अहिंसक स्वरूप पर बल देना होता है। वैसे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा भी है और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल भी किया गया है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। और गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज भी दी। जब उससे काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उन्होंने जन आंदोलन आरंभ कर दिए, जिसमें उचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल कर दिया। और उन्होंने प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष भी शुरू कर दिया। गांधी जी से प्रेरणा लेकर के मार्टिन लूथर ने भी इसी प्रकार से संघर्ष प्रारंभ कर दिया। नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती हैं। कभी कभार वे अपने विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन, इसका ताजा उदाहरण हम देख सकते हैं जो 1991 में हुआ था। पर ऐसे सुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं होती है। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य हो जाता है, यानी अपरिहार्य अर्थात तब जरूरी हो जाता है। यह भी औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग है। यहाँ देख सकते हैं चिंतन मंथन के अंतर्गत कंबोडिया में खमेर रूज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रकृति का दिल दहलाने वाला बहुत ही खास उदाहरण था। यह शासन पॉल पॉट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा था, जिसमें उत्पीड़ित खेतीहरों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया। 1975 से 1979 तक कंबोडिया में आतंक का राज्य कायम रहा और जिसमें लगभग 17 लाख लोग अर्थात देश की आबादी के 21% लोग मारे गए। ये पिछली शताब्दी की एक अत्यंत कष्टप्रद मानवीय त्रासदी रही। हो सकता है कि मनवांछित लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए अतिवादी आंदोलन द्वारा व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग का ऐसा ही नाटकीय और दहला देने वाला परिणाम शायद हमेशा नहीं हो, पर इस प्रक्रिया में यह प्राय संस्थागत रूप धारण करता है और अपने परिणाम स्वरूप बनी राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण अंग बन जाता है। ऐसा ही मामला नेशनल लिबरेशन फ्रंट का है, जिसने हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल कर अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने अपने देश की फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के बोझ से 1962 से मुक्त कराया, लेकिन उसके शासन का जल्दी ही निरंकुशवाद में पतन हो गया। इसकी प्रतिक्रिया वहां इस्लामी रूढ़िवाद के उभार के रूप में हुई। यही कारण है जिसके चलते शांति को सर्वोच्च मूल्य मानने वाले शांतिवादी किसी न्यायपूर्ण संघर्ष में ही
में भी हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ नैतिक रूप से खड़े होते हैं। वे भी उत्पीड़न से लड़ने की जरूरत को स्वीकार करते हैं, हालांकि वे उत्पीड़नकारियों का दिल दिमाग जीतने के लिए प्रेम और सत्य को बढ़ावा देने की वकालत भी करते हैं। अब बात आती है विद्यार्थियों, शांति और राज्य सत्ता। अक्सर तर्क दिया जाता है विद्यार्थियों कि हर राज्य अपनी को पूर्ण स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। इसे अपने हितों को केवल अपने नजरिए से देखने और हर हालत में अपने हितों को बचाने और बढ़ाने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। शांति का अनुसरण करने के लिए जरूरी होता है कि हम स्वयं को बेहतर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें, लेकिन इससे अलग राज्यों में लोगों में फर्क करके देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वे अक्सर बाकी लोगों को हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं विद्यार्थियों, अमन कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सजा देना है। नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए प्रति हिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हम स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही ला सकते हैं। तुम तो शांति के दूत की तरह बोल रहे हो, क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ भी इस तरह शांतिपूर्ण तरीके अपनाते हो? या वहां मतलब इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि हिंसा को खत्म करने के लिए हमें प्रतिहिंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें शांतिपूर्ण तरीकों का ही इस्तेमाल करके ही शांति लाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का व्यंग इसमें बताया गया है। विद्यार्थियों, अहिंसा के बारे में, गांधी जी के विचारों के बारे में हम जाने तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहावत हमने सुनी है। असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी के समतुल्य बताने की प्रवृत्ति ने कुछ लोगों को ऐसा कहने का मौका दिया। इस हल्की टिप्पणी का आधार दूर दूर तक फैला भी और ये विचार है कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। गांधी जी ने बार बार कहा कि इस विचार के लोग अहिंसा और उनके दर्शन को समझते ही नहीं। हम आम तौर पर ये समझते हैं कि अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं है। अहिंसक कार्य उसे माना जाता है जो शारीरिक घाव नहीं करे। गांधी जी ने इस अर्थ को दो मूलभूत तरीकों से बदल दिया। उनके लिए अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट, आजीविका की शक्ति में बाज आना भर नहीं होता। इसका अर्थ किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक को छोड़ देना है। इसके लिए हिंसा को निमित्त होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता। गांधी जी का मानना था कि यदि मैंने किसी को हानि पहुंचाने में किसी अन्य की सहायता की अथवा किसी हानिकारक कार्य से लाभान्वित हुआ तो मैं हिंसा का दोषी होऊंगा। इस अर्थ में हिंसा के बारे में उनके विचार संरचनात्मक हिंसा की निशानदेही करते थे। गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर किया। किसी की हानि नहीं करना अर्थात करना पर्याप्त नहीं है। अहिंसा को सजग संवेदना के माहौल की अपेक्षा होती है। गांधी जी निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थे। उनके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि अत्यंत गंभीर उकसावे की स्थिति में शारीरिक मानसिक संयम रखने का अभ्यास करें। अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। वास्तव में गांधी जी तो इस सीमा तक कह गए कि अगर अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में अपर्याप्त हो तो उसके नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा ले लेना बेहतर होगा। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्धृत कहावत को बदलकर मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए। मजबूरी का नाम नहीं बल्कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग के अपने उपकरणों को मजबूत किया है। राज्य से अपेक्षा यह थी कि वह सेना या पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध के स्वर को दबाने के लिए किया जा सकता है। विश्व अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित है और इससे शांति के रास्ते में अवरोध उत्पन्न होते हैं। निरंकुश शासन और म्यांमार जैसी सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान साधारण लोकतांत्रिक और अधिक नागरिक आजादी की एक कारगर पद्धति है। इसके माध्यम से राजसत्ता को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है। रंगभेद के खात्मे के बाद दक्षिण अफ्रीका में यही तरीका अपनाया गया और जो हाल के वर्षों में राजनीतिक सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस प्रकार लोकतंत्र एवं मानवाधिकारों के लिए संघर्ष और शांति के सुरक्षित बने रहने के बीच घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से राजसत्ता भी शांति को प्रोत्साहन दे सकती है। शांति के आधार पर वह नागरिकों की समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान जुटा सकती है। उनके
प्रति होने वाले दुर्व्यवहार या उनके प्रति होने वाले सामाजिक दुर्व्यवहार को विभिन्न कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास कर सकती है। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके के बारे में हम जानते हैं कि शांति स्थापित करने और बनाए रखने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाई गई हैं। इन रणनीतियों को आकार देने में 3 प्रमुख दृष्टिकोणों ने मदद पहुंचाई है। पहला तरीका राष्ट्र को केंद्रीय स्थान देना है, उनकी संप्रभुता का आदर करना है, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता को जीवन सत्य मानता है। उनकी मुख्य चिंता प्रतिद्वंद्विता की उपयुक्त प्रबंधन तथा संघर्ष की आशंका का शमन सत्ता संतुलन की पारस्परिक व्यवस्था के माध्यम से करने की होती है। कहा जाता है कि वैसा एक संतुलन 19वीं सदी में प्रचलित था, जब प्रमुख यूरोपीय देशों ने संभावित आक्रमण को रोकने और बड़े पैमाने पर युद्ध से बचने के लिए अपने सत्ता संघर्षों के गठबंधन बनाते हुए तालमेल किया। दूसरा तरीका आता है राष्ट्रों की गहराई तक जमी आपसी प्रतिद्वंदिता की प्रकृति को स्वीकार करता है, लेकिन इसका जोर सकारात्मक उपस्थिति और परस्पर निर्भरता की संभावनाओं पर है। यह विभिन्न देशों के बीच विकासमान सामाजिक आर्थिक सहयोग को रेखांकित करता है और अपेक्षा रहती है कि वैसे सहयोग राष्ट्र की संप्रभुता को नरम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समझदारी को प्रोत्साहित करेंगे और परिणामस्वरूप वैश्विक संघर्ष को कम होंगे, जिससे शांति की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। और इस पद्धति के पैरोकारों द्वारा अक्सर दिए जाने वाला एक उदाहरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के यूरोप का ही है, जो आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण की ओर बढ़ता है। पहले 2 पद्धतियों से भिन्न तीसरी पद्धति राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानता है और यह अधिराष्ट्रीय व्यवस्था का मनोचित्र बनाती है। वैश्विक समुदाय के अभ्युदय को शांति की विश्वसनीय गारंटी मानती है। वैसे समुदाय के बीच राष्ट्रों की सीमाओं के आर पार बढ़ती आपसी अंतःक्रियाओं और संशोधन में देखते हैं, जिसमें बहुराष्ट्रीय निगमों और जनाधारों जैसे विविध गैर सरकारी कर्ता शामिल हैं। इस तरीके के प्रस्तावक और समर्थक तर्क देते हैं कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों की पहले से ही घटी गई प्रधानता और संप्रभुता को और अधिक क्षीण कर देगी। इसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति कायम होने की परिस्थिति तैयार हो रही है। यह कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र तीनों ही पद्धतियों के प्रमुख तत्वों को साकार कर सकता है और सुरक्षा परिषद जो स्थायी सदस्यता और 5 प्रमुख राष्ट्रों को निषेधाधिकार अन्य सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव को भी गिरा देने का अधिकार रख देते हैं, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय श्रेणीबद्धता को ही व्यक्त करता है। आर्थिक सामाजिक परिषद अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है और मानवाधिकार आयोग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को आकार देता है और उन्हें लागू करना चाहता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने देखा इस वीडियो के अंदर कि क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है। इसमें हमने देखा हिंसा वैसे अपने आप पीछे मौत और बर्बादी को तो छोड़ती है, एक श्रृंखला मौत और बर्बादी की छोड़ देती है, परंतु फिर भी हम योजनाबद्ध तरीके से अगर हम देखें तो यह जो हिंसा है शांति को प्रोत्साहित करती है। इसमें हम गांधी, मार्टिन लूथर किंग और हम देख सकते हैं नेल्सन मंडेला के उदाहरण को हम देख सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा शांति और राजसत्ता के अंतर्गत कि हर राज्य अपने को पूर्णतः एक सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है और शांति के लिए स्वयं को बृहत्तर मानवता के रूप में देखना होता है। नागरिकों पर बल प्रयोग को रोकना होगा और लोकतंत्री शासन प्रणाली के द्वारा ही ये संभव किया जा सकता है कि वे अपनी राजसत्ता के माध्यम से, यानी हम बात करें लोकतांत्रिक राजसत्ता के माध्यम से, वे नागरिकों को या नागरिकों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को निरंतर कम करने का प्रयास करें विभिन्न कानूनों और नियमों के माध्यम से। फिर हमने बात करी कि शांति कायम करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। इसमें हमने बात करी राष्ट्रों को केंद्रीय स्थान देना, उनकी प्रभुसत्ता का आदर करना, राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंदिता को कम करना और आर्थिक एकीकरण से राजनीतिक एकीकरण को की ओर बढ़ावा देना, विश्व वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और निशस्त्रीकरण को अपनाकर हम शांति स्थापित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि समकालीन चुनौतियां शांति स्थापित करने के संदर्भ में किस प्रकार से हम वैश्विक चुनौतियां और समकालीन चुनौतियों की ओर तरफ हम मुड़ते हैं। और इसके साथ ही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।